हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और स्वागत है आप सभी का कैमूर एम क्लासेस में। दोस्तों इस वीडियो में अभी हम बताने वाले हैं गुप्त काल से संबंधित टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा, इसलिए आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप इस वीडियो का फ्री पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या तो फिर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से भी फ्री में आसानी से इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों श्री गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था। तो दोस्तों कौन था? तो श्री गुप्त था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौन? तो श्री गुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2, गुप्त किसके सामंत थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि गुप्त किसके सामंत थे। तो दोस्तों गुप्त कुषाणों के सामंत थे। किसके सामंत थे? तो कुषाणों के सामंत थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, कुषाणों के। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो दोस्तों गुप्त शासन के दौरान आर्यभट्ट ऐसा व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। कौन था? तो आर्यभट्ट था, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी। तो दोस्तों गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, संस्कृत। क्या थी? तो संस्कृत थी। तो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5, इतिहासकार बी ए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि इतिहासकार बी ए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा है? तो दोस्तों भारत का नेपोलियन सम्राट समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सम्राट समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इतिहासकार बी ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त की व्याख्या भारत के नेपोलियन के रूप में किया है। किस रूप में किया है? तो भारत के नेपोलियन के रूप में किया है। तो दोस्तों भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि वह गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण किया था। तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण किया था। किसने ग्रहण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। किसने किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों गुप्त राजवंश कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, किसके लिए? तो कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8, अजंता कलाकृतियों किससे संबंधित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं कि अजंता कलाकृतियों किससे संबंधित है? तो दोस्तों अजंता कलाकृतियां गुप्त काल से संबंधित है। किस काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुप्त काल से संबंधित है। तो अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो दोस्तों कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे। किसके थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, किसके थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि अजंता चित्रकारी
विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो दोस्तों अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित और उसकी करुणामय भावनाओं से भरी हुई शिल्पकला और चित्रकला पाई जाती है। तो दोस्तों अजंता चित्रकारी का विषय किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं कि उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह कहाँ था? तो दोस्तों उत्तर गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था। कौन सा? तो नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, नालंदा। कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था? तो नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो दोस्तों प्रथम सदी होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण के अभिलेख से मिलता है। किसके अभिलेख से? तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। तो दोस्तों एरण अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से था। किसके साथ? तो भानुगुप्त से था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, भानुगुप्त। तो एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं कि फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों फाह्यान एक चीनी यात्री था। क्या था? तो चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, फाह्यान आया था। ठीक, कहाँ का था? चीन का था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुप्त काल को कहा जाता है। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। फाह्यान कहाँ का निवासी था? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं कि फाह्यान कहाँ का निवासी था? तो दोस्तों फाह्यान चीन का निवासी था। कहाँ का निवासी था? तो चीन का निवासी था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। कहाँ का निवासी था? तो चीन का निवासी था। तो फाह्यान कहाँ का था? तो चीन का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। सेतुबंध का रचनाकार प्रौरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं कि सेतुबंध का रचनाकार प्रौरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो दोस्तों प्रौरसेन द्वितीय वाकाटक वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? तो वाकाटक वंश का शासक था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाकाटक वंश। तो सेतुबंध प्रौरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो वाकाटक वंश का शासक था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17। मेहरौली ईस्ट लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं कि मेहरौली जो दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो दोस्तों लौह स्तंभ का निर्माण 4वीं सदी में हुआ था। 4वीं सदी ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 4वीं सदी ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चतुर्थ सदी ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो चतुर्थ सदी ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो दोस्तों गुप्तकालीन शासन प्रणाली लोकतंत्रात्मक थी। कैसी थी? तो लोकतंत्रात्मक। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकतंत्रात्मक। कैसी थी? तो लोकतंत्रात्मक गुप्त शासन प्रणाली थी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो दोस्तों कुमार संभव महाकाव्य की रचना कालिदास ने किया है। किसने किया है? तो कालिदास ने किया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालिदास। किसने किया है? तो कालिदास ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुआ था? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं कि
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुआ था? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर, तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? तो गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में हुआ था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्त काल। तो कब हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था, 5वीं सदी में हुआ था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो दोस्तों गुप्त काल में भू राजस्व का दर उपज का 6वां भाग था। क्या कौन सा भाग था? तो 6वां भाग था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपज का 6वां भाग था। कौन सा भाग था? तो 6वां भाग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो दोस्तों नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। कौन सी काल? तो गुप्त काल। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुप्त काल। कौन सी काल थी? तो गुप्त काल सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं कि किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो दोस्तों गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। किसने दिया था? तो गुप्त काल के शासकों ने दिया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुप्त वंश। किसने दिया था? तो गुप्त वंश के शासकों ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन है? तो दोस्तों कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक अग्निमित्र है। कौन है? तो अग्निमित्र है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्निमित्र। कौन है? तो अग्निमित्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो दोस्तों समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन प्रयाग अभिलेख में उपलब्ध है। कौन सा अभिलेख? तो प्रयाग अभिलेख। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, प्रयाग अभिलेख से। ठीक, प्रयाग से। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं कि किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो दोस्तों गुप्त काल में स्त्रियों को पुरुषों से बराबरी थी। किस कौन से काल में? तो गुप्त काल में। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुप्त काल में। कौन सी काल? तो गुप्त काल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27। कौन सा राजवंश हुंडों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि कौन सा राजवंश हुंडों के आक्रमण से अत्यंत विचलित था? तो दोस्तों गुप्त वंश हुंडों के आक्रमण से विचलित था। कौन था? तो गुप्त वंश। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, गुप्त वंश। कौन सा वंश था? तो गुप्त वंश हुंडों के आक्रमण से अत्यंत विचलित था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के, चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो दोस्तों गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। क्या? रूपक। और सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूपक। तो गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है? रूपक कहा जाता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं कि परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। तो दोस्तों परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। कौन था? तो समुद्रगुप्त था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। कौन था? तो समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30।
किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं कि किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त को माना जाता है। किसे माना जाता है? तो कुमार गुप्त को माना जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुमार गुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कुमार गुप्त को माना जाता है, ऑप्शन ए। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।